वेलकम 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 टू फॉरेक्स लीगल इलीगल पार्ट 2। मैं मेंटर शाहिद सर आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने देखा पार्ट 1 में हमने काफी सारे पॉइंट कवर किए एंड पार्ट 2 में भी हम लोग कंटिन्यूअसली जितने बचे हुए पॉइंट हम कवर करेंगे एंड दिखाता हूं कि आगे के कंटेंट हमारे किस तरह से होने वाले हैं एंड क्या क्या उसका इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस पार्ट 2 के अंदर आप जानेंगे कि हम अब फॉरेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये पार्ट में क्लियर करने वाला हूं, टैक्सेशन का पार्ट में इसमें क्लियर करने वाला हूं, तो स्किप मत करिएगा वीडियो का, पूरा वीडियो टाइम निकाल के देखिए। पॉइंट नंबर 11, ये क्वेश्चन बहुत बार बार मेरे आता है, बहुत सारे लोग बार बार आके लीगल प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेडिंग करते हैं, तो व्हाट इज द पेनल्टी। इस टॉपिक पे भी बात करूंगा, एक्शंस क्या होता है अनऑथराइज्ड ब्रोकर के साथ काम करने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ऑप्शंस एंड फ्यूचर में जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट इज द वे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 13, क्रॉस पेयर। जनरल अक्सर बार बार सुना है क्रॉस पेयर क्या होती है। जो इंडियन के जो ब्रोकर्स हैं या एक्सचेंजेस हैं, क्रॉस पेयर में ट्रेडिंग करने की परमिशन दी और कौन सी क्रॉस करेंसी है, किस तरह से इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं हर वेबिनार में डेली की लाइव जब मैं आता हूं उसमें इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। फॉरेक्स के अंदर में स्कैम बहुत ज्यादा है, अनऑथराइज्ड ब्रोकर जो इसमें काम कर रहे हैं, काफी सारे स्कैम। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, नहीं किसी ब्रोकर के अगेंस्ट हूं, मैं सिर्फ अगेंस्ट हूं जो लोगों के साथ लूटमारी करते हैं, स्कैम कर रहे हैं, आप लोग की हार्ड अर्न मनी के साथ खेल रहे हैं, आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूं। इसलिए मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना चाहता हूं, दैट इज माय मिशन। और अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगता होगा तो आई डोंट केयर। अगर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग के अंदर एजुकेशन लोगों को दे रहा हूं या मैं काफी सालों से इसमें हूं, तो दैट इज माय प्रायर ड्यूटी, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर और एजुकेट करूं। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना अपने आप को एजुकेट करेंगे। अब ये टाइम निकाल के अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास समय भी नहीं है, लीगल इलीगल को समझने का 1 घंटे का समय नहीं है, तो डेफिनेटली आप स्कैम के शिकार होंगे। और अगर कुछ पॉइंट्स है जिस पे आपने मास्टरी कर ली या उसको बार बार पढ़ लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से काम कर रहा है, ये दैट इज नॉट अ वे। हमको किसी भी काम में रुकावट नहीं करना, वो अपना काम करते रहे, हमारी गवर्नमेंट देखेगी और वो बंदा देखेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने आप को एजुकेट करना है ताकि लोग हमारे साथ फ्रॉड या स्कैम नहीं कर पाए। दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, मैं वही करना चाहता हूं। दैट इज मेरा मकसद ही वही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं एजुकेट कर पाऊं, ताकि लोग स्कैम से बचे या फ्रॉड से बचे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 15, व्हाट इज द केवाईसी। ब्रोकर्स, काफी सारे ब्रोकर केवाईसी करते थे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केवाईसी, दैट इज द पार्ट ऑफ लीगल इलीगल। बहुत सारे ब्रोकर हैं जहां पर केवाईसी का नामो निशान नहीं है, लोग केवाईसी से बहुत दूर है, केवाईसी मतलब उनके लिए मैटर ही नहीं करती, सिर्फ डायरेक्ट अकाउंट खोलो एंड ट्रेडिंग चालू करो, दैट इज नॉट अ वे। इस तरह से काम नहीं चलता। तो केवाईसी का रोल क्या है, क्यों केवाईसी की जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों ने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा, एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। व्हाट इज द रोल ऑफ फेमा, फेमा का रोल क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। और ये वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको स्किप करके मत देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपका छूट गया ना तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ये समझने वाली चीज है, ये जो लीगल इलीगल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये समझने वाला टॉपिक है कि एस्पेक्ट क्या है। इससे ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको नॉलेज देता है इंडिया किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग देखता है, किस तरह की इसमें परमिशन दे रखी है, कौन सी परमिशन नहीं है, व्हाट इज द वे ऑफ लीगल, व्हाट इज द वे ऑफ इलीगल, ये सब चीजों के बारे में सोचता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 17, ट्रेडिंग थ्रू बैंक। अब बैंक किस तरह से आपको ऑथराइज करते हैं हेजिंग की पोजीशंस को ओपन रखने के लिए लीगल बाउंड्रीज के अंदर आके, तो बैंक के अंदर भी आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये शायद काफी सारे लोगों को नहीं मालूम, दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। हम अपने आप को एजुकेट करना, मकसद ये है इस वीडियो का कि आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर पाऊं, ओके। इसमें लीगल इलीगल की बात चल रही है तो एक पॉइंट और भी आता है इसमें कि फॉरेक्स वर्सेस क्रिप्टो। अब इसको किस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजों को हम इंडिया में सेम ही तरीके से देख रहे हैं, तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो पहले अपने आप को एजुकेट करें। इस सिस्टम भी ये बोलता है, हमारा रूल भी ये बोलता है, हमारा गाइडेंस भी ये बोलता है, हमारे अथॉरिटी जो है, जो भी हमारी सेबी है, हमारा आरबीआई, ये भी हमको ये बोलता है कि पहले आप उस सिस्टम में जाके अपने आप को एजुकेट करें, किस तरीके से वो सिस्टम चलता है, उसका हम लोग काम करेंगे। तो आज का एजेंडा यही कि मैं ये सब पॉइंट्स जो आपके सामने में किया इनको कंक्लूड करूं कि 1 बाय 1 करके डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से पॉइंट हो सकते हैं। और एक भी पॉइंट को स्किप मत करिएगा अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर है। ये हमारा जो वीडियोस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इस पर द लीगल एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। वेलकम वंस अगेन। पार्ट 1 में हमने देखा कि हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए जो कि आरबीआई और सेबी और फेमा से रिलेटेड थे, हमने कवर किया। आपको एज ए नॉलेज बेस कोशिश की कि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दें। ये वीडियो सिर्फ आपको अपडेट करने का है किस तरह से लीगल पॉइंट्स क्या होते हैं, फॉरेक्स लीगल इलीगल में काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, एक सेंटेंस में बात खत्म नहीं होती। कोशिश यही कि आप लोगों को जितना ज्यादा एजुकेट कर पाए, उसका मकसद ये था, इसलिए इतना डिटेल वीडियो बनाया गया। पहला पार्ट 1 आपको दे दिया गया है, ये पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम समझेंगे और भी ज्यादा कुछ पॉइंट्स, हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हमको समझने की जरूरत है। फिर हम कंक्लूजन में जाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट।
तो बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ, देखते हैं हम किस तरह से हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, आगे के पॉइंट क्या क्या है। रेगुलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन क्या, दिस सर्कुलर्स हेल्प इन मॉनिटरिंग एंड द रेगुलेटिंग अथॉरिटी प्लेटफॉर्म इंश्योरिंग कंप्लायंस विद आरबीआई गाइडलाइंस। तो ये जो सर्कुलर जो होते हैं रेगुलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, तो जितने भी ये मॉनिटरिंग के हिसाब से होते हैं ना, ये परिपत्र आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अधिकृत प्लेटफॉर्म की निगरानी और विनियम की में मदद करता है। दैट इज ओनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। कंप्लायंस एंड रिक्वायरमेंट, आरबीआई सर्कुलर की आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड ऑथोराइजेशन ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आरबीआई की तरफ से जो रिक्वायरमेंट होती है, वही रिक्वायरमेंट थी कि जितने फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन करें, है ना, ऑथराइजेशन प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करें। आरबीआई परिपत्रों में विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई है, जिसमें ब्रोकर को पंजीकरण और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधिकरण शामिल है। तो ये सब चीजें जो है ये अंदर आरबीआई सर्कुलेशन के अंदर आती है। अपडेटिंग रेगुलेशन, द सर्कुलर आर अपडेटेड क्रिटिकली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन रेगुलेशन मार्केट एंड कंडीशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो विनिमय बाजारों स्थिति और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए परिपत्रों के समय समय पर अद्यतन किया जाता है ना। तो दैट इज द अपडेटिंग रेगुलेशन। जनरली क्या है कि जब भी कोई रेगुलेशन बनते हैं उसको हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करने की जरूरत है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बनते हैं, सॉफ्टवेयर को भी हम लोग बार बार अपडेट करते हैं, मोबाइल भी लेते हैं तो उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम। तो दैट इज व्हाट द आरबीआई अपने जितने भी है रेगुलेशन है उसको अपडेट करते हैं लोग टाइम टू टाइम। गाइडलाइंस फॉर फॉरेक्स ब्रोकर, डिटेल्ड गाइडलाइंस are provided for forex broker including the legal limits on the leverage and other trading practice। जनरली लिवरेज की लिमिट है, जनरली क्या है बहुत सारे ब्रोकर आपको हाई लिवरेज ऑफर कर देते हैं जिसकी वजह से आप अपने अकाउंट वॉश आउट कर, आपको ये नहीं मालूम कि लिवरेज कितना होना चाहिए। तो दैट इज इसीलिए ये गाइडलाइंस बीच में आती है कि आपको हाई लिवरेज नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे $1 की कीमत है 85 रुपए, 90 रुपीज है ना, तो आपको 95 रुपीज आपको देने पड़ेंगे डॉलर के लिए। तो अगर आपने $1,000 85,000 देके $1,000 ले लिए, ठीक है, $1,000 आपके पास आ गए। अब इसके अंदर कोई लिवरेज नहीं मिला आपको, आपने पूरे पैसे देके ले लिए। अब लेकिन क्या करते हैं फॉरेक्स ब्रोकर आपको देते हैं कि भैया 10 रुपए दे दो और 1,000 लेके चल जाओ। तो इसमें चांसेस है कि मार्केट के ऊपर नीचे गया तो फ्लक्चुएशन तरफ फ्लक्चुएशन होगा, आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है इसमें। दैट इज द लिवरेज। लिवरेज की वजह से ही ये सब गाइडलाइंस और सर्कुलर ये सब चीजें आती है बार बार, रेगुलेशन है ना। तो ये हमको बहुत डिटेल में जानना जरूरी है। लीगल फ्रेमवर्क, द सर्कुलर रीइंफोर्समेंट द लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड अदर रिलेवेंट लॉज। तो सर्कुलर जो भी है ना, ये परिपत्र विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम फेमा और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत स्थापित कानूनी ढांचे को सुदृढ़ करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा शुद्ध हिंदी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग अपने तरीके से। जनरली जो डिस्कशन है दैट इज द लीगल फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कशन चल रही है। द सर्कुलर रीइंफोर्स द लीगल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड अंडर द फॉरेन फेमा एक्ट, राइट। फेमा एक्ट के जितने भी उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उसके लिए किया गया है रीइंफोर्स, राइट। मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, आरबीआई यूज दिस सर्कुलर एज ए टूल फॉर द मॉनिटरिंग। ये टूल आरबीआई यूज करता है वो मॉनिटरिंग के लिए। एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस इंश्योरिंग दैट द फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विद द लीगल पैरामीटर, राइट। ये जितने भी है फॉरेक्स ट्रेडिंग वो लीगल, मॉनिटरी इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग वो लीगल पैरामीटर के अंदर हो, एज सिंपल एज दैट। पेनाल्टीज, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीगल कंसिक्वेंस कि भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग करूंगा तो लीगल क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपका भी क्वेश्चन रहता है कि पेनाल्टीज क्या हो सकती है, लीगल कंसिक्वेंस क्या हो सकता है। तो ट्रेडिंग ऑन द अनऑथराइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म कैन रिजल्ट इन द सेवरल लीगल कंसिक्वेंस इंक्लूडिंग hefty fines and legal action। तो आप पे फाइन लग सकता है, कुछ लीगल एक्शन आपको हो सकते हैं अगर आप इलीगल एक्टिविटीज में या इलीगल ब्रोकर के साथ आप इसके अंदर शामिल रहे। स्पेशली आरबीआई ने अपनी लिस्ट जारी की है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, गूगल में जाके लिख सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मेरा काम है आपको अवेयर करना, दैट इज ओनली फॉर माय ड्यूटी। फाइन एंड पेनाल्टीज, तो इसके अंदर काफी सारे फाइन और पेनाल्टीज आते हैं। ऑफेंडर्स में फेस सब्सटेंशियल फाइन्स इम्पोज बाय द रेगुलेटरी। तो ये रेगुलेटर जो भी फाइन डिसाइड करेगी वो फाइन आपको देना पड़ेगा। अथॉरिटीज फॉर द कंडक्टिंग इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कोई भी इलीगल ट्रेडिंग एक्टिविटीज में अगर आप जाते हैं लीगल ब्रोकर के साथ में तो आपको ये सब पेनाल्टीज वगैरह आपको फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं। लीगल एक्शन, रेगुलेटरी बॉडी सच एज सेबी एंड आरबीआई कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल और एंटिटीज इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर आप या कोई कंपनी हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर इन्वॉल्व है तो सेबी या आरबीआई आप पे कभी भी पेनल्टी ले सकता है। आपके अकाउंट, जनरली बहुत सारे लोगों को देखा गया आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं ना। सिविल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज, पेनल्टीज कैन बी इंक्लूडिंग बोथ सिविल भी हो सकती है, फाइन्स भी लग सकते हैं एंड क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ द वायलेशन। किस तरह की आपने एक्टिविटीज की उसके अकॉर्डिंगली आपको फाइन या सिविल में जाना है या क्रिमिनल एक्टिविटीज जाना है वो डिसाइड करेंगे वो लोग। तो ब्लैक लिस्टिंग, ट्रेडर एंड ब्रोकर इन्वॉल्व इन लीगल इलीगल एक्टिविटीज में बी ब्लैक लिस्टेड मेकिंग इट द डिफिकल्ट टू एंगेज इन
लेजिटिमेट ट्रेडिंग इन द फ्यूचर, तो अवैध गतिविधि में शामिल व्यापारियों और दलालों की काली सूची में डाला जा सकता है, मतलब आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, सिंपल की बात है, एज सिंपल एज दैट। इन्वेस्टर कंपनसेशन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफेक्टेड इन्वेस्टर में सीक कंपनसेशन और द रिस्टिट्यूशन थ्रू द लीगल चैनल इफ दे सफर फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू द इलीगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप किसी इलीगल प्लेटफॉर्म के में फाइनेंशियल लॉसेस सफर कर रहे हो तो आप इस पे आपको कंपनसेशन मिल सकता है इसके अंदर में। अब उसको समझना पड़ेगा आपको कैसे मिलेगा, लॉ के अंदर में उसके बारे में डिस्कशन किया है कि कंपनसेशन मिलेगा आपको। रिसेंटली कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आए हुए हैं। रिसेंटली सेबी हैज परमिटेड ट्रेडिंग इन सर्टेन क्रॉस करेंसी एंड पेयर ऑन द इंडियन एक्सचेंज, एक्सपैंडिंग ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड इन्वेस्टर। तो कुछ क्रॉस करेंसी के बारे में डिस्कशन है, रिसेंटली इन्होंने कुछ लॉन्च किया हुआ है ना। लिस्ट डालो परमिटेबल करेंसी जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई एंड यूरो यूएसडी, ये अभी रिसेंटली इन्होंने लिस्ट किया है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क इन स्कैम। The forex trading sector has seen as an increase in scam and fraud schemes, often targeting, है ना, अनसस्पेक्टेड इन्वेस्टर, है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे स्कैम देखने को मिलते हैं, आपको भी देखने को मिलते हैं ना। फ्रॉड स्कीमें देखने को मिलती है, ऑनजी पॉन्जी स्कीम देने को मिलती है। तो इससे विदेशी मुद्रा व्यापार क्षेत्र में घोटाले और धोखाधड़ी योजनाओं की वृद्धि देखी गई है ना। मतलब जो आप लोग जो लोग हैं जो जो बिल्कुल न्यू हैं, जिसके उनके बारे में आइडिया नहीं, तो जनरली लोग आपको ही टारगेट करते हैं क्योंकि आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होती, तो इन लोग आपको ही टारगेट करते हैं। तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, स्कैम बहुत ज्यादा है। अनऑथराइज्ड ब्रोकर, मेनी स्कैम इन्वॉल्व अनऑथराइज्ड ब्रोकर हु ऑपरेट विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन। उनके पास कहीं कोई कंट्री का लाइसेंस नहीं है, ना इंडिया का लाइसेंस है, ना सेबी का, ना वर्ल्ड वाइज कहीं लाइसेंस नहीं है। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म बना लिए और बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ा बचने की जरूरत है। अनऑथराइज्ड ब्रोकर, फॉल्स प्रोमिसेस, इसके अंदर क्या होता है कि फ्रॉड जो होती है, स्कीम होती है, ऑप्शन बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, फॉल्स प्रॉमिस करते हैं ना, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस ऑफ हाई रिटर्न। 100 रुपए लगाओ 100 रुपए मिल जाएगा ना, हाई रिटर्न का वादा करते हैं, तो ये इनसे बचने की जरूरत है। रिटर्न विद लिटिल और नो रिस्क विच आर द टिपिकली टू गुड टू बी ट्रू, तो इसको हमको समझने की जरूरत। धोखाधड़ी वाली योजना अक्सर कम या बिना जोखिम के उच्च रिटर्न की अवास्तविक वादे करती है, जो आमतौर पर सच होने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि फ्रॉड स्कीमें आई हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो इनसे थोड़ा बचने की जरूरत है। जनरली आप एक से समझ लीजिए कि जो चीज आपको जरूरत से ज्यादा फायदा दिख रहा है तो वहां पर रिस्क है, तो मतलब फ्रॉड है, स्कैम हो सकता है। एज सिंपल है, लेमैन तरीके से सोचिए, अगर कोई बंदा आता भी है 100 रुपए लगाओ 1000 रुपए मिलेंगे, तो दूसरे वहां से भाग जा दो, छोड़ दो उसको, तो वहां पर एक बहुत बड़ा आपका रिस्क हो सकता है। तो ये चीज को समझिए आप। पॉन्जी स्कीम, मैं अक्सर बात करता हूँ लाइव में पॉन्जी स्कीम ना, सम स्कैम रिजेंबल पॉन्जी स्कीम ना, वेयर रिटर्न फॉर द अर्लियर इन्वेस्टर आर द पेड एंड यूजिंग द कैपिटल फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर रेदर देन द एक्चुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो जनरली क्या होता है पॉन्जी स्कीम में, आप आए, आपने पैसा जब डिपॉजिट किया, अब जब नए इन्वेस्टर आएंगे वो आपको पैसा देंगे, है ना, वो पैसा कंपनी देंगे, वो कंपनी आपको पैसा, तो रोटेशन होते रहता है सब चीजों का। कुछ घोटाले पॉन्जी योजनाओं से मिलते जुलते, जहां पर पहले निवेशकों को रिटर्न का भुगतान वास्तविक ट्रेडिंग लाभ के बजाय नए निवेशों की पूंजी उपयोग करने किया था। मतलब वो ट्रेडिंग के बारे में बात तो करते लेकिन एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं करते। आपने 100 रुपए दे दिया, कल किसी ने 100 रुपए दिया, परसों किसी ने 100 रुपए दिया, ये पूरे महीने चल रहा है। अब आपको वादा किया कि भैया आपको मैं एक महीने बाद डबल दे दूंगा, या 10% दे दूंगा, या 20% दे दूंगा, तो अगले महीने जो पैसा है उससे आपको पैसा उठा के दे दिया। तो ये साइकिल चलती रहती है जनरली इस तरह की स्कीम में। दैट इज नॉट द रियल ट्रेडिंग, इस तरह से कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ये सब स्कीमों से हमको बच कर रहने की सब जरूरत है। फेक प्लेटफॉर्म, बहुत सारे फेक प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जो बार बार अपने लाइव में या अपने वेबिनार में मैं इसके बारे में जिक्र करता हूं। इसके बारे में क्रिएट अ फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग अपना फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, यहाँ पर किसी कोई चीज से मतलब नहीं होता, आपको भेज दिया दे दिया गया, आप वहां पर जाकर डिपॉजिट कर देते हो, है ना, वही ट्रेडिंग करते हो, फिर आपको वहां पर लॉस में दिखा देते हैं। हाँ, तो इस तरह की चीजों से आपको बचने की जरूरत है। ऑनलाइन कोई कॉल्स आते हैं, इनसे बचें। टेलीग्राम से बचने की कोशिश करें, वहां पर कुछ अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम तो फेक लोग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर किसी की आइडेंटिटी नहीं होती, किसी को जानते नहीं, प्रॉपर ऑफिस का एड्रेस नहीं होता है, कुछ भी नहीं चीजें मिलती है आपकी ना, प्रॉपर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होते हैं, बस आपको एक सिस्टम दे दिया जाता है, वहां आपको काम कर लेना और समटाइम वो नंबर ही बन जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट कर दीजिए ना, अपने आप को एजुकेट करेंगे, वहां आप सब स्कैमर से बच सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कैमर से बच के रहना जरूरी इस इंडस्ट्री है। मैनिपुलेटेड रिजल्ट, फ्रॉड ब्रोकर जो मे बी मैनिपुलेटेड ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द प्रोवाइडेड फॉल्स अकाउंट, है ना। तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे बड़े बड़े फॉल्स अकाउंट आ जाते हैं, $1 लाख $2 लाख इनकम है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई बंदा 10,000 20,000 डॉलर बना रहा है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, अपनी जगह खुश है, वो काय को सब करने जाएगा। रिजल्ट होते हैं ये सब, जो स्टेटमेंट होते हैं आपको लुभाने के लिए होते हैं, और आप लोग भी जो है मासूम लोग इसके अंदर फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा सब छोड़ दीजिए। आपको भी लगता है यार आप लोग अभी गलती नहीं होती, जनरली आपको लगता है यार कोई ना कोई एक ऐसा जरिया मिल जाए पैसिव इनकम का, जहां से एक थोड़ा सा बिना कुछ काम किए पैसा निकल जाए, तो वो थोड़ा सा सोचने के चक्कर में आप बड़े स्कैम के अंदर फंस जाते हो। तो थोड़ा कोशिश करो कि अपने आप को एजुकेट करो। अगर कोई स्कीम आपके सामने आई है तो उसको बोलो कि मैं 1 महीने बाद करूंगा, 1 महीना आपको समय मिल गया उसको सोचने समझने का, सीखने का। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखो प्रेशर उनकी जो है ना, जितने भी इस तरह के स्कैमर होते हैं उनकी प्रेशर की टेक्टिक होती है, आपको कॉल करके प्रेशराइज करेंगे ना। इसके हम ऑप्शन यूज हाई प्रेशर सेल्स टेक्टिक टू पुश इन्वेस्टर इनटू द मेकिंग
क्विक डिसीजन विदाउट अ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। तो आपको बिल्कुल इतना प्रेशराइज कर देंगे भैया करना अभी, बस तूने अगर अभी आज नहीं किया तो तेरी जिंदगी तबाह, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, एंड तूने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉस तूने कर लिया अगर तूने ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे सेल्स के कॉल मुझे भी आते हैं, तो इन सब चीजों से हमको बचने की जरूरत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर किसी ने कॉल किया प्रेशराइज किया तो उसको बोले मैं 1 महीने की बात करूंगा, 1 महीने का समझ गया, जो आज ही करना अभी करना, मतलब भाई समझ ला भाई कुछ ना कुछ घोटाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, ठीक है। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ना, अथॉराइज्ड ब्रोकर जो होते हैं टिपिकली लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मेकिंग इट डिफिकल्टी फॉर द इन्वेस्टर एक्सेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और द रिजॉल्व डिस्प्यूट। तो इस सब चीजों से हमको बचने की जरूरत है, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ना। ये ब्रोकर जो है आपको कोई भी तरह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करेगा, ये आपको डिलेमा में दिखाएगा, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाएगा। तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। जितना आप अपने आप को स्कैम से बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। प्रोटेक्शन मेजर टू अवॉइड स्कैम, ट्रेडर शुड thoroughly research broker, verify regulatory status and be caution of the offer that does seem to good to be true। तो जनरली आपके सामने कोई ब्रोकर आता है तो उसके बारे में रिसर्च करें। गूगल आज है, चैट जीपीटी हमारे पास है, भैया ये लाइसेंसिंग है कि नहीं है, कहीं रेगुलेटर बॉडी से इसको रिकॉग्नाइजेशन मिला है कि नहीं मिला है, कितना पुराना है, सब कुछ नहीं है। और ये सब चीजें जानना है तो मेरा एक अगला वीडियो आने वाला है ब्रोकर के बारे में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ब्रोकर के रेगुलेशन वगैरह हर एक चीज को। केवाईसी क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि केवाईसी क्या होती है। केवाईसी मतलब क्या होता है, जनरली आप बैंक में जब अकाउंट खोलते हैं तो नो योर कस्टमर के नाम से होता है कि नो योर कस्टमर। वहां पर आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना एड्रेस प्रूफ, अपना आईडी प्रूफ सब कुछ शो ऑफ करना पड़ता है। तो दैट इज द केवाईसी, इज रेगुलेटरी प्रोसेस दैट रिक्वायर ब्रोकर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट बिफोर ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो जिनाइन ब्रोकर होते हैं वो केवाईसी मांगते हैं, बाकी बहुत सारे ब्रोकर तो केवाईसी भी आपके नहीं मांगते। यार हमारे यहाँ कोई केवाईसी नहीं, अब हमको ऐसा लगता है यार इनकम टैक्स में नाम नहीं जाएगा तो बिना केवाईसी का तो यही काम चालू कर देते हैं, बट दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो केवाईसी नहीं कर रहा मतलब कुछ ना कुछ रिस्क है वहां पर। तो केवाईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवाईसी कंप्लायंस इज मैंडेटेड बाय द फाइनेंशियल रेगुलेटर। जितनी फाइनेंशियल बॉडी होती है, इंडिया की सेबी हो गई, इंटरनेशनल लेवल पे बॉडीज होती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि यहाँ केवाईसी तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो बिना केवाईसी के अपने अकाउंट ही एक्टिवेट नहीं होते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लीगल ट्रांसपेरेंसी के लिए। केवाईसी का पर्पस क्या होता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द केवाईसी इज टू प्रिवेंट द फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कोई फेक अकाउंट बना लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करिए किसका अकाउंट है, कौन है, क्या है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग से रोकने के लिए या उस पर नजर रखने के लिए तो ये सब चीजें की जाती है। एंड द अदर इलीगल एक्टिविटीज बाय कंफर्मिंग द आइडेंटिटी एंड द बैकग्राउंड ऑफ ट्रेडर। तो हर एक चीज आपका बैकग्राउंड जानने के लिए ये सब चीजों के लिए किया जाता है केवाईसी। और आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। आप खुद भी केवाईसी करके काम करें, बिना केवाईसी काम ना करें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट होती है। वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है इसका प्रॉपर तरीके से, एंड ब्रोकर वेरीफाई करता है एंड अकाउंट आपका एक्टिवेट कर देता है ना। तो सिक्योरिटी एनहेंसिंग के लिए होता है केवाईसी। कंप्लायंस जो भी होता है आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है ना, और आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्रॉपर केवाईसी जो प्रोसीजर होता है वो आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होता है। केवाईसी रिक्वायरमेंट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ब्रोकर एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की इंटीग्रिटी मेंटेन करना, प्रकार करना, उसके लिए ब्रोकर को आपकी केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे कहीं पर भी हो तो केवाईसी का जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब आते हैं थोड़ा सा फेमा के बारे में बात करते हैं। हमने फेमा में स्टार्टिंग में पार्ट 1 में देखा था, फेमा के बारे में कुछ बातचीत की हमने। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना, फेमा इज द की द रेगुलेशन गवर्निंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन फॉरेस्ट ट्रेडिंग। फॉरेस्ट ट्रेडिंग में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फेमा। एंड यही एक मेन लॉ है जिसपे हमको फोकस करने की जरूरत है। फेमा लॉ को हमने अगर ब्रेक किया तो फिर हम किसी कानूनी बंदिश के अंदर आ सकते हैं, हम रेगुलेशन में आ सकते हैं। तो हमको कोशिश हमारी ये रहेगी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया में कहां से करें, लेकिन फेमा एक्ट को ब्रेक नहीं करना है। इसको देख समझते हैं। पर्पस ऑफ फेमा इज एम टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट्स व्हाइल इंश्योरिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इंडियन में इतने फॉरेन मार्केट में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर को ना, एक्सटर्नल ट्रेडर एंड पेमेंट, जितने भी पेमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। जनरली आपने किसी इंटरनेशनल बॉडी को 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया तो फेमा आपसे पूछेगा, या किसी इंटरनेशनल बॉडी के अकाउंट से आपको अगर पेमेंट आ गया तो फिर भी फेमा आपको पूछेगा। तो फेमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट especially. FEMA provided the legal framework for all forex transaction, including the trading, remittance and investment, ensuring the compliance with Indian law. Indian law के हिसाब से पूरे compliance को remittance वगैरह हो गया है ना, transaction हो गया, पूरा identify करने के लिए regulatory framework पूरा तैयार करता है कौन, FEMA. FEMA outline which forex transactions are the permissible, फॉरेक्स जितने भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रू है या गलत है ना, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ करेंसी पेयर एंड द ट्रेडिंग एक्टिविटीज अलाउ विद इन द इंडियन रेगुलेशन। तो इंडियन रेगुलेशन के तहत जितने भी एक्टिविटीज है वो अलाउ करता है, दैट इज द अंडर फेमा एक्ट। कैपिटल कंट्रोल, हाँ, फेमा इज इम्पोज कैपिटल कंट्रोल टू रेगुलेटेड द फॉलो
कैपिटल कंट्रोल ना, फेमा जो इम्पोज कैपिटल कंट्रोल टू रेगुलेटेड द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द प्रिवेंट इलीगल आउटफ्लो और द इनफ्लो ऑफ द करेंसी। तो करेंसी के अंदर जो इलीगल तरीके से काम किया जाता है ना, उसको कंट्रोल करता है, दैट इज द कैपिटल कंट्रोल। कौन? फेमा। देखो लीगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल कंसिक्वेंस, नॉन कंप्लायंस विद फेमा कैन लीड टू द लीगल कंसिक्वेंस इंक्लूडिंग द फाइन्स एंड पेनल्टीज में इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसके अंदर फेमा आपको कभी भी फाइन लगा सकता है अगर आपने कुछ लीगल कंप्लायंस को इसको अगर ब्रेक किया फेमा एक्ट को। अब एक चीज और समझ लीजिए, बैंक भी आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंक भी क्या करता है, आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। बैंक इन इंडिया ऑफर फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफ देयर क्लाइंट्स फैसिलिटीज, बहुत हेजिंग भी कर सकते हो हम, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद इन द लीगल बाउंड्रीज। लीगल बाउंड्री में आके आप बैंक में जाके भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बैंकिंग सर्विस बैंक इन इंडिया ऑफर फॉरेन। अब बैंक सर्विस क्या होती है ना, बैंक जो सर्विसेज होती है, बैंक इन इंडिया ऑफर फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स फैसिलिटीज बोथ हेजिंग एंड स्पेक्युलेटेड ट्रेडिंग एक्टिविटीज विद लीगल बाउंड्रीज। हमने देखा, हमने ऑथराइज्ड डीलर, स्पेक्युलेटेड ट्रेडिंग, रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंसी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सपर्ट एडवाइस, कंप्लायंस विद केवाईसी, रिस्क मैनेजमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो बैंक भी आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बैंक से जाके भी आप लॉन्ग टर्म में आपको होल्डिंग करना है तो बैंक से जाके भी आप कर सकते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, अब देखो ये घूम फिर के हम लोग आ गए एजुकेशन पे ना। इवन गवर्नमेंट भी हमारी बात करती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन वनसेल्फ अबाउट द फॉरेक्स ट्रेडिंग रूल्स एंड रेगुलेशन इज द क्रूशियल फॉर द सक्सेसफुल एंड कंप्लायंस ट्रेडिंग। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल कंप्लायंस ट्रेडिंग का अच्छी ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल होना है इसमें, तो हमको कोई अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को एजुकेट करेंगे तो इस इंडस्ट्री में रह पाएंगे। नॉट ओनली फॉरेक्स ट्रेडिंग, एवरी इंडस्ट्री, शेयर मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, नेस्डेक मार्केट हो, जापान का मार्केट हो, हर मार्केट में अगर आपको इंटर होना है तो अपने आप को एजुकेट करना जरूरी है। क्योंकि स्कैम तो हर जगह है, ये नहीं कि फॉरेक्स में एक स्कैम है या रेगुलेशन फॉरेक्स में, हर जगह रेगुलेशन अवेलेबल है। हमें अपने आप को एजुकेट करने की जरूरत है। और एजुकेशन तो बिल्कुल आप आज के जमाने में एजुकेशन इतना इजी हो गया है। पहले हमको किताबें खोल के पढ़ना पड़ता था, अब हमको वीडियो खोल के देखना पड़ता है। तो दैट इज वेरी इजी ना, कुछ वीडियो हमको समझ में आ जाते हैं। आप किताबें आप कब तक पढ़ते रहोगे? किताब लेके बैठो, कब तक पढ़ोगे किताबों को? टाइम लग जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, हम वीडियो देख ले, हमारा काम चला। अब जैसे आपने लीगल इलीगल का वीडियो, काफी सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए आज यहाँ पर, है ना। आपको चीजें समझ में आने लगी। अब एक दो बार अगर बढ़ा के टाइम होना जरूरी है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, एजुकेशन जो कंटेंट होते हैं वो थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं। हो सकता है आपको इसमें नींद भी आ जाए, लेकिन अब एज ए सीरियस पर्सन आपको जानना जरूरी है क्या हो रहा है इसमें, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है ना। Understanding the regulation, knowledge of the regulation ensure that the trader operate within the legal boundaries and avoiding the issues with the authority like SEBI and RBI ना। कुछ सारी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए अपने आप को अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन, हमको रेगुलेशन को समझना भी जरूरी है ताकि हम बाकी की पूरे बाउंड्रीज के अंदर, लीगल जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर बैठ के काम करें। लर्निंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड द टेक्निक्स हेल्प ट्रेडर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन एंड द मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। अब देखो गवर्नमेंट भी हमारे को इसकी बारे में बात करके आपको कोई भी जो भी स्ट्रेटेजी उसको सीखने की, जो टेक्निक को सीखने की जरूरत है ताकि उससे आपको हेल्प मिले, ताकि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से कर पाओ, है ना। रिस्क अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल रिस्क इंक्लूडिंग द मार्केट वोलेटिलिटी एंड द लिवरेज इज एसेंशियल टू अवॉइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस, है ना। अब रिस्क अवेयरनेस डेफिनेटली एसेट में जाते हो, इस डिपार्टमेंट में जाते हो, तो जहां ज्यादा लालच है, जहां ज्यादा पैसा है, जहां ज्यादा ग्रीड है, तो वहां नुकसान भी वैसे, तो फायदे हैं तो नुकसान भी। तो हमको रिस्क अवेयरनेस भी हमको समझना जरूरी है। अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल ऑफ रिस्क इंक्लूडिंग द मार्केट में जितना वोलेटाइल होता है, लिवरेज का रिस्क हो गया ना, अवॉइडिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस। तो इस सब चीज को अवॉइड करने के लिए हमको ये सब चीजें समझना जरूरी पहले, बिफोर द ट्रेडिंग। कंप्लायंस का नॉलेज हमको होना जरूरी है ना, क्या क्या कंप्लायंस है हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से ना, केवाईसी कंप्लायंस, फेमा रेगुलेशन, तो ये सब चीज हमको, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज है, अदर टू द लीगल स्टैंडर्ड, तो ये सब चीज हमको समझना जरूरी है। ट्रेडर शुड यूटिलाइज द एजुकेशनल रिसोर्सेस, है ना, सच एज ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार एंड बुक्स, एनहांस देयर नॉलेज एंड स्किल। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, ये हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्रेडर शुड यूटिलाइज एजुकेशनल रिसोर्सेस सच एज ऑनलाइन कोर्सेस। ऐसे काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको देखना जरूरी है ना, वेबिनार्स एंड बुक्स एंड एनहांस देयर नॉलेज। अपना नॉलेज, अपनी स्किल को हमेशा अपडेट करने की जरूरत है। अपने आप को हमेशा अपडेट रखें, कौन सा रेगुलेशन आ रहा है, कौन सा लॉ आ रहा है, कौन सी न्यूज आ रही है ना, सब चीजों को लेके। रेगुलेटरी अपडेटिंग वन सेल्फ ऑन चेंजेस इन द रेगुलेशन एंड मार्केट कंडीशन हेल्प मेंटेन कंप्लायंस एंड अडॉप्ट स्ट्रेटजी एज ए नीडेड। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखने की सख्त जरूरत है, ठीक है। हमेशा किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें, है ना, प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी, कंसल्टिंग विद द फाइनेंशियल एडवाइजर और द ट्रेडिंग एक्सपर्ट। जो भी लोग ट्रेडिंग एक्सपर्ट है उनकी एडवाइस लें, एक्सपर्ट एंड कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट एंड गाइडलाइंस ऑन द नेविगेटिंग द फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैसे होता है ना, हर एक चीज को जानना जरूरी है। इसी के लिए आप लोग हर संडे के लिए आप लोग के लिए वेबिनार लेके आता हूं, जहां पर मैं आपको एजुकेट करता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, ये कैसे काम करती है ना। और आप लोग भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, नीचे लिंक दी गई, लिंक पे जाकर रजिस्टर करें एंड आने वाले संडे को मुझसे मिले, मेरे वेबिनार में मिले, जहां पर मैं आपको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग देता हूं।
स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, राइट। तो जनरली अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जहां पर मैं लिखा है मैंने हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स मार्केट। वो लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन करें और हर संडे को मैं सुबह वेबिनार लेके आता हूं, तो आने वाले संडे के लिए वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें। एंड वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है, कैसे काम करता है, इसका टेक्निकल पार्ट क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ब्रोकर कैसे यूज करना, हर एक चीज की डिटेल देता हूं। तो अगर आप लोग इसमें सीखना चाहते हैं, सीखने के इच्छुक हैं, है ना, तो अपने आप को अपडेट करना, अपनी स्किल को अपडेट करना है, अपने नॉलेज को एनहेंस करना है, वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है ना। अवॉइडिंग स्कैम एजुकेशन हेल्प इन रिकॉग्नाइज एंड अवॉइडिंग स्कैम एंड फ्रॉडेंट स्कीम दैट आर प्रिवेलेंट इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो ये जितना भी आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, मैं हमेशा रोज ही बोलता हूँ, है ना, जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो उतनी आपके स्कैम आपसे दूर भागेगा। आप अपडेट नहीं करेंगे डेफिनेटली कोई ना कोई स्कैम के शिकार हो जाएंगे। हाँ, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में 99% लोग स्कैम में फंसे हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग के चक्कर में। तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे उतना आप स्कैम से बचेंगे। कंप्रेहेंसिव नॉलेज एंड अवेयरनेस बिल्ड कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग डिसीजन लीडिंग टू मोर इफेक्टिव एंड इन्फॉर्म ट्रेडिंग प्रैक्टिस, राइट। तो जितना इतना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। एंड मोर इफेक्टिव एंड इन्फॉर्म ट्रेडिंग प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी ना, आप ट्रेडिंग के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही कि अपने आपको एजुकेट करना, दैट सिंपल एज दैट। आपको इसमें सीखने की सख्त जरूरत है। मार्केट स्टेबिलिटी है ना, फॉरेक्स मार्केट्स आर जनरली मोर स्टेबल विद द लोअर वोलेटिलिटी कंपेयर्ड टू द क्रिप्टो करेंसी मार्केट व्हिच कैन बी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन। मतलब कहने मतलब है कि फॉरेक्स जो है, हमने क्रिप्टो वाला पॉइंट स्टार्टिंग में देखा था, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो कंपेयर टू क्रिप्टो फॉरेक्स उतना वोलेटाइल नहीं है। लिक्विडिटी द फॉरेक्स मार्केट इज हाईली लिक्विड विद ए वास्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन एंड द लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम, व्हाइल क्रिप्टो मार्केट कैन हैव द वेरिंग लेवल ऑफ द लिक्विडिटी डिपेंडिंग ऑन द एसेट। तो इसके अंदर क्या है कि फॉरेक्स कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट की बात करें हम लोग, फॉरेक्स और क्रिप्टो में, तो फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है ना, पार्टिसिपेशन भी ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइज होते हैं कंपेयर टू क्रिप्टो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में जो है लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू क्रिप्टो। फॉरेक्स ट्रेडिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड द रेगुलेटरी। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो रेगुलेशन के अंदर आती है ना, where crypto trading lack of similar protection and the subject to the different risk। तो क्रिप्टो में जनरल रिस्क ज्यादा है क्योंकि उसमें कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है, दैट इज व्हाट क्रिप्टो हाईली वोलेटाइल है, बट अपने प्रैक्टिस के हिसाब से आप कर सकते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। देखो रिस्क तो हर जगह है, वो कोई मार्केट में आओ रिस्क तो हर जगह है ना, तो बहुत मार्केट है तो inherent risk, but forex trading in generally consider more secure due to the its the regulatory framework। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्योंकि रेगुलेशन के अंदर, रिस्क ट्रेडिंग में हर जगह है, कोई ट्रेडिंग ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको बोल नहीं सकते कि रिस्क हर जगह है, बट लाइसेंसिंग है और इसका रेगुलेशन के अंदर आता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा रिस्क कम है कंपेयर टू क्रिप्टो, है ना। और क्रिप्टो ज्यादा बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल मार्केट है। तो अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का। यहाँ पर हमारे पूरे पॉइंट्स कवर होते हैं, जो हमने पॉइंट्स देखे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो हमने पॉइंट देखे, तो ये पूरे पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। अब हमको ये देखना है कि एक्जैक्टली फॉरेक्स में लीगल इलीगल का एस्पेक्ट क्या। आपने पूरे पॉइंट देख लिया। अब मैं एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग अपडेट कर देता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर में जब भी आप काम कर रहे हैं तो लीगल एस्पेक्ट इतने सारे चीजें हैं जिसको हमको समझना जरूरी है। अब इसमें काम कैसे करें, मेन क्वेश्चन तो यहाँ आ गया कि ठीक है भाई अभी तो हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी हमारा एक फंडा क्लियर नहीं हो कि फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है, फॉरेक्स लीगल है कि इलीगल है, अभी भी आपका फंडा क्लियर। मैंने आपको अभी एजुकेट किया, पूरे पैरामीटर दिखाए, पूरे पॉइंट दिखाए, आरबीआई दिखाया, आपको फेमा दिखाया, सेबी दिखाया, सब चीजें दिखाई, स्कैम दिखाया। अब आपको समझिए आपको नॉलेज इनहेंस कर दिया हूं ना। अब हमको ये समझना है कि फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो किस तरह, तो फॉरेक्स में अगर ट्रेडिंग करना है तो हमको फेमा एक्ट का ध्यान रखना। फेमा एक्ट का मतलब होता है कि हम किसी इंटरनेशनल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करें। अब क्या किया इंटरनेशनल ब्रोकर ने, आपके लिए एक फैसिलिटी तैयार कर दी है, दैट इज P2P, पीयर टू पीयर। अब P2P की फैसिलिटी होती है कि आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में, मैं भी इंडिया में आप भी इंडिया में, एक दूसरे को हम लोग आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द P2P। और ये उनके देखरेख में होता है, उनके ऑथराइजेशन में होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ऑथराइजेशन इंडिया के अंदर बिठा दिया है, जाकर उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हो और वहां से फिर वो ब्रोकर के अकाउंट में जाता है, एंड देन विड्रॉल करते हो तो उसी तरह से वापस आता है। तो यहाँ पर आपने किसी रूल को ब्रेक नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द P2P ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े अकाउंट्स आपके पास हैं, मैं यही दूंगा कि बड़े बड़े अकाउंट अगर आपके पास है तो फिर आपको इंडिया में नहीं, फिर आपको दुबई जैसी कंट्री में जाके काम करने की जरूरत है। दुबई जैसी कंट्री में जाके काम करने, यहाँ पर फॉरेक्स को लीगल है तो वहां बैठ के काम कर सकते हैं अगर आप बड़े बड़े अकाउंट है, क्योंकि पीयर टू पीयर में छोटे मोटे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े ट्रांजेक्शन में आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश यही करिए कि आप फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर वीजा ले सकते हैं। और इसमें अगर और डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर वहां पर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने अपनी कंपनी जो है दुबई में रजिस्टर्ड की है ना। और इसी सब चीजों को देखते हुए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो अगर मुझे करना है तो मैं दुबई में बैठ के करता हूँ, ताकि मैं अपनी कंट्री के कोई लॉ को ब्रेक न करूँ। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है ना कि मैं किसी भी लॉ को तोड़े बगैर काम करूँ। मेरा मकसद है लोगों को एजुकेट और अवेयर करना। चैनल का नाम भी यही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन। थैंक यू सो मच। तो अभी तक आप वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपका डेडिकेशन को मैं सलाम करता हूँ। और पार्ट 1 आपने देख लिया होगा और पार्ट 2 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इस पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 में
मैंने कोशिश की है कि लीगल इलीगल के पॉइंट क्या होते हैं और जो भी कंटेंट है पूरे कंटेंट्स जो है मैंने साइट से लेकर आए, जहां जहां मैं स्टडी करता हूं उस साइट से लेकर आए, उनके रेफरेंस भी आपको मिल जाएंगे, वहां से उठा के आपको एजुकेट करने की कोशिश की है। तो ये 2 वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से डिलेमा निकल जाएगा कि यार इसमें टैक्सेशन का पार्ट क्या होता है, P2P क्या होता है, इसमें ट्रांजेक्शन करे कि नहीं करे। उम्मीद करता हूं कि आपके सब एक फॉरेक्स लीगल इलीगल के पूरे पॉइंट, आरबीआई का रोल, सेबी का रोल, हर एक चीज जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई होगी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यही मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को डे बाय डे हर पॉइंट ऑफ व्यू पे एजुकेट करता हूं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने वीडियो को देखा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दें एंड बेल आइकन का बटन को दबा दें, ताकि आने वाले आपको इसी तरह के पूरे एजुकेशनल वीडियो आपको अपनी लैंग्वेज में मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच।